और आज की डेट में मैं डेली का 35 से 40 लाख रुपए आराम से कमा लेता हूँ। आपके अलविश यादव हो गए, आपके कैरी मिनाटी हो गए, इनसे कहीं ज़्यादा पैसे मैं छाप रहा हूँ आज। बट ये है कि मैं दिखाता नहीं हूँ, और उस फील्ड को टच करके, उस फील्ड में घुस करके मैंने पैसा कमाया जिसको हाथ नहीं लगा। मैंने ली थी MG एक्टर, फिर मैंने Z4 ली, और दुबई में मेरे पास एक मैकलैरन है। अगर मैं अर्निंग की बात करूं तो यार इस IPL में सबसे ज़्यादा शायद ईशान किशन को मिला था, 17.5 करोड़ कुछ मिला था, उससे ज़्यादा तो कमाया होगा। 90% लोग हैं जो सिर्फ या तो मेरी अर्निंग देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, या मेरी लग्जरी लाइफ देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, या फिर वो ड्रीम 11 पर 2 करोड़ रुपए का लालच देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं सलमान खलील और स्वागत है आप सभी का सलमान टॉक्स के एक नए एपिसोड में। जैसा कि आप सभी लोगों का पहले ही दिन से यह सवाल था कि याह्या इब्राहिम सलमान टॉक्स पर कब होंगे, तो वो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। याह्या इब्राहिम से आज हम जानेंगे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, साथ ही साथ उनके बारे में जो मेवात में विधानसभा इलेक्शन को लेकर अफवाहें चल रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है या सिर्फ वो महज अफवाह है। इन सभी बातों को लेकर आज हम बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है याह्या भाई आपके हमारे इस एपिसोड में, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस मंच पे मुझे लाने के लिए। सलमान टॉक्स पे मेरा आने का बहुत दिन से मन था कि एक बार आएँ और भाई के साथ बैठें, बातें करें, और जो हमारे भाई हैं वो कुछ जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मेरे विचार सुनना चाहते हैं, उन तक मेरी बात पहुँचे। तो यह भाई अभी रिसेंट में एक आपकी हाल ही में एक रील वायरल हुई है, बहुत तेजी से वायरल हो रही है और वो देश भर में ही वायरल हो रही है। उसमें आप एक स्टेटमेंट देते हैं कि मैं दिन के 30 से 35 लाख रुपए तक कमा लेता हूँ। तो क्या ये सच है या फिर आपने ऐसे जोश में आकर ऐसा कुछ कह दिया हो? अगर ये सच है तो ये इतना सोर्स जो इनकम है ये सिर्फ फैंटेसी से कमा रहे हो या अदर सोर्सेज भी हैं आपके? देखो एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, 30-35 कभी ऊपर भी चला जाता है, कभी और भी नीचे आ जाता है, लेकिन समथिंग लाइक 25-30-35 उतना हो जाता है। और रही दूसरी बात कि ये फैंटेसी से है या अदर सोर्सेज भी हैं, देखो मैंने स्टार्ट किया था फैंटेसी से। मैंने कॉलेज की पढ़ाई करी, उसके बाद फिर फैंटेसी में ऐसे टाइम पास के लिए यूट्यूब स्टार्ट किया, तो वहाँ से अर्निंग स्टार्ट हुई। उसके बाद एक अच्छा खासा अमाउंट आता था। फिर अब जब आपके पास पैसा आ जाता है तो आपने इन्वेस्ट भी करना होता है उसको। तो उसके बाद फिर मैंने बहुत जगह इन्वेस्ट किया। दुबई में मैंने लगभग प्रॉपर्टी में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है, वहाँ से बहुत तगड़ा प्रॉफिट मेरे को मिलता है। और अपने इंडिया में भी है, और ना सिर्फ मेवात हरियाणा में, दिल्ली में, यूपी में, राजस्थान में, लगभग 4-5 स्टेट्स में अच्छा खासा है। तो जो मेरी अर्निंग के सोर्सेस आप पूछना चाह रहे हो, तो वो फैंटेसी से मैं कमाता हूँ, लेकिन इस वक्त फैंटेसी से जो मैं कमाता हूँ वो लगभग मेरी इनकम का 5-10% है। अच्छा, बाकी जो इनकम आती है वो अदर सोर्सेज से ज्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू फैंटेसी। हाँ। तो यह भाई सबका सवाल है कि यह भाई ने शुरुआत कहाँ से की है? जब आप फैंटेसी गुरु बनना शुरू हुए थे, वो शुरुआती दौर क्या था? किस तरह से शुरुआत की थी? कहाँ से शुरुआत की थी? या कोई गुरु था आपका भी? इस बारे में थोड़ा। देखो भाई, मैंने अभी आपको बताया, जब मैंने स्टार्ट किया था, आई थिंक ये 16 या 17 की बात है, जब मैंने जामिया से कॉलेज मेरा कंप्लीट हो गया। तो ऐसे टाइम पास के लिए, क्योंकि क्रिकेट के शौकीन रहे बचपन से, और हर कोई होता है यार इंडिया में, तो हम भी थे। ऐसे ही ड्रीम 11 का मैंने ऐड देखा था क्रिक बस पे कि यहाँ पे टीम बनाओ, और आई थिंक उस टाइम पे कोई पैसे वैसा नहीं मिलता था, जस्ट आप टीम बनाओ टाइम पास के लिए और देखो कि आप कितने अच्छी टीम बना पाते हो। तो वो मैंने स्टार्ट किया, और उसके बाद फिर उन्होंने अपना कुछ जो उनका प्लान था ड्रीम 11 का वो लेके आए कि पैसे भी यहाँ से कमा सकते हो। तो फिर वो, अब एक्सपीरियंस था तो फिर वही एक्सपीरियंस यूट्यूब पे लेके आ गया। ऐसा कोई नहीं था कि मैंने किसी को देख के सीखा हो, खुद ही चीज़ें डेवलप की और खुद ही स्टार्ट किया, बस टाइम पास के लिए किया था, और वो आगे जाके बिजनेस टाइप का हो गया। अच्छा, शुरू में फोन से ही करते थे आप जैसे नॉर्मली बच्चे करते हैं? हाँ, आई थिंक मैंने लगभग 3-4 साल तक सिर्फ फ़ोन से, और फ़ोन भी मेरा कौन सा होता था, वो ओप्पो का। अर्न कर रहा हूँ महीने में 8 लाख 10 लाख रुपए, लेकिन फ़ोन है मेरे पास 5,000 रुपये का। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर अच्छी फैसिलिटी नहीं है, अच्छी चीज़ें नहीं है, कैमरा अच्छे नहीं है, तो आप कुछ कर नहीं सकते। आप
जो है उसी से काम चला सकते हो। यूट्यूब पर आने से पहले सिंपल सी बात है कि आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लिया होगा, तभी आपको लगा होगा कि ठीक है मैं लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से टीम सेलेक्ट करते हैं, किस तरह से चीज़ें होती हैं। ऐसा ही था या फिर आपने शुरुआती दौर में यूट्यूब पर आ गए थे? नहीं, ऐसा नहीं था। मैं बहुत अर्ली मैं यूट्यूब पे आ गया था, और यूट्यूब मैंने सिर्फ टाइम पास के लिए किया था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ से मैं पैसे भी कमाऊँगा। तो बाद में चीज़ें वो फिर अच्छी खासी इनकम वहाँ से आनी स्टार्ट हो गई। अच्छा, अब जैसे हम आपकी वीडियोस को देखते हैं, उन पर ना आपके प्रमोशनल लोगो लगे होते हैं, या उनका क्या सीन होता है? और जैसे मोनेटाइजेशन की अर्निंग जो होती है उस पर कभी ध्यान देते हैं आप, या फिर जो प्रमोशनल टाइप में होते हैं उनका ही बहुत ज़्यादा अर्न हो जाता है? नहीं, मेरे को नहीं पता कि मुझे कितना आता है यूट्यूब से, जो मोनेटाइजेशन यूट्यूब प्रोग्राम। देता है मोनेटाइजेशन को, उसको मुझे पता ही नहीं कितना आता है, और आता भी है नहीं आता है, मैं नहीं देखता उसको। क्योंकि आपके पास ब्रांड इतने सारे होते हैं, वो आपको एक बार में उतना दे के चले जाते हैं जो आपको यूट्यूब से 6 महीने में नहीं आता। भाई बहुत सारे लोगों को लगता है कि 49 रुपए में वो करोड़पति बन जाएंगे, मगर उस आस में वो कई कई हजार इवन लाख रुपए तक भी हार जाते हैं। और अक्सर गांव में जो मेरे यार दोस्त हैं वो जब तक तो मैं शुरू नहीं होता है उससे पहले तो लगता है कि ठीक है 2 करोड़ आएंगे, उसके बाद जैसे ही शुरू के 5 ओवर खत्म होते हैं उनके वो 49 जाने की भी संभावना घट जाती है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि ज्यादातर लोग तो लॉस में ही जा रहे हैं इस फील्ड में, फिर भी आपने ग्रो किया, और इस ग्रो करने के पीछे की टेक्निक्स क्या हैं? देखो, मैं ऑनेस्ट आंसर अगर दूं तो अगर आप 49 रुपये में 2 करोड़ रुपए जीतना चाहते हो तो टोटली बेस्ड ऑन लक। अगर कोई ये सोचता है कि मेरे को बहुत अच्छी नॉलेज है क्रिकेट की, इवन अगर विराट कोहली को बिठा दे टीम बनाने के लिए, सचिन तेंदुलकर को बिठा दे टीम बनाने के लिए, मैं उनको 1 साल का टाइम दूंगा, 1 साल का, कि आप 1 साल हर मैच खेलो, वो 2 करोड़ रुपए जीत के नहीं दिखा सकता जब तक कि उसका लक उसके साथ ना हो। तो ये टोटली बेस्ड ऑन लक है, और मैं कभी रिकमेंड नहीं करता किसी भी अपने को, खास तौर पे। हाँ। अब यार अपने मेवात अपने ही लोग हैं सारे, हम्म। कि आप फैंटेसी खेलो, कभी नहीं करता। और ना मैंने जो पैसा अर्न किया वो फैंटेसी से भी अर्न नहीं किया। मेरा टोटल पैसा आता है ब्रांड से और यूट्यूब से। तो ये टोटली लक का गेम है। अगर आपका लक अच्छा है तो आप 49 रुपये में 2 करोड़ जीत जाओ, अदरवाइज आप 49 रुपये लगाते रहो, आप 2 साल 3 साल 4 साल खेलते रहो, कुछ नहीं मिलने का। ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है, लेकिन लक साथ में होना चाहिए, वो चीज़ है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप 49 रुपये में 2 करोड़ रुपये जीतने का सपना देख रहे हो तो भाई उससे अच्छा है आप कुछ काम करो, कुछ काम करके आप अर्न करो, और उसको कहीं आप बिजनेस में लगाओ, कहीं धंधे में लगाओ, तो वहाँ से आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। एक कानून आया है ना, जीएसटी वगैरह कुछ बातें चल रही थी मीडिया में, क्या कि ड्रीम इलेवन या जो फैंटेसी जो चीज़ें हैं इन पर एक कानून लागू हुआ है, जीएसटी लग गई है 28% समथिंग। वो क्या है, उसे प्लीज़ एक्सप्लेन करोगे? वो क्या है, वो जब एक हमारी जो मोदी गवर्नमेंट है उसका एक सीन रहा है, उसको अगर दिख रहा है कि लोग इस चीज़ में पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे आके वो टैक्स लगा देती है कि इधर से अब मेरे को पैसा बनाना है। आप लगा लो ना यार, किसी भी चीज़ पे उन्होंने नहीं छोड़ा जहाँ से टैक्स ना वसूल रहे हो। आप आटे पे भी उन्होंने टैक्स लगा दिया, और मतलब खाने की जो ज़रूरत डेली यूज़ की जो चीज़ें होती हैं जिनकी बिना इंसान रह नहीं सकता, मतलब सर्वाइव नहीं कर सकता, उस हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया। तो फैंटेसी तो एक तरह से आप कह सकते हो सट्टा ही है। हाँ। तो फैंटेसी पे जो टैक्स लगाए उसकी वजह से अब फैंटेसी का सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। आई थिंक 1-2 साल में खत्म हो जाएगी। मतलब जैसे मुझे बिल्कुल नहीं पता रूल के बारे में, अगर आप मुझे एक्सप्लेन करोगे। रूल 28% ये है, जीएसटी में कितना प्रॉफिट कमा सकता हूँ, या फिर डिपॉजिट करने होंगे, कुछ ऐसा सीन था? देखो रूल ये है, मैं आपको बता दूं, पहले क्या होता था, ये वर्ल्ड कप से पहले की बात है। पहले क्या होता था, आप अगर 100 रुपये डाल रहे हो, तो 100 रुपये जो आप डाल रहे हो उसमें आपको गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना। 100 रुपये आपने डाला, आपका ही है, आप खेलो, आप जीतो, आप निकाल लो, आपने गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना। कुछ नहीं देना। अब गवर्नमेंट को जो मिलता था, टैक्स जब भी था, लेकिन गवर्नमेंट को जो मिलता था बहुत कम मिलता था। वो मिलता था कि अगर 100 रुपये मैं लगा रहा हूँ, तो जो ड्रीम इलेवन पे खेल रहा हूँ या किसी प्लेटफॉर्म पे खेल रहा हूँ, तो उनको मुझे कमीशन देना पड़ता है अपने प्लेटफॉर्म यूज़ करने का, जो कि कोई 10% लेता है, कोई 15% लेता है। तो जो कमीशन लेते हैं उसमें से उनको 18% गवर्नमेंट को देना पड़ता था। अगर 10 रुपये का 18% लगा लो तो लगभग 2 रुपये कुछ उसका समथिंग था। अब क्या हुआ, जो अब नया रूल आया उसमें ये कि अगर मैं 100 रुपये डाल रहा हूँ,
अपने ड्रीम इलेवन में, तो 100 रुपये में से 28% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा पहले, खेलने से पहले। खेलने से पहले ही। हाँ, अब उसके बाद फिर मैं खेलूंगा, और मैं खेलने के बाद अगर कुछ मैंने विन किया, वैसे वो बाद की बात हो सकता है आप हार ही जाओ, अगर मैंने कुछ विन किया तो जब मैं विन करके जो मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, 28% मैंने पहले दिया था, फिर 30% मेरे को और देना है जीते हुए में से भी, फिर जीते हुए तो से 60% तो हमने तो इधर ही ले कर दिया। दे के नथिंग, कुछ नहीं मिलता। बट उसको थोड़ा सा अभी यूजर के ऊपर ज्यादा बोझ ना पड़े खेलने वालों के ऊपर, तो कंपनीज क्या करती है ड्रीम इलेवन के जैसी, कि भाई तुम जो डाल रहे हो 100 रुपये या जो भी अमाउंट डाल रहे हो, उसका जो 28% जीएसटी गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है वो हम आपको नहीं देने देंगे, वो हम अपनी तरफ से पे करेंगे। अच्छा, तो अभी तक ये सीन है, बट कंपनी भी कब तक देगी, सही बात, उनको भी प्रॉफिट कमाना है। तो अभी देखो, अभी तक तो ऐसे ही चल रहा है, आगे तो फ्यूचर खत्म ही है इसका तो। मैं आपका एक और पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें आप बात कर रहे थे शायद कि अपना खुद का एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाने की जहां फैंटेसी वगैरह का, अब भी इस पर कोई काम है या फिर नहीं, मैं आपको जैसे मैंने बताया, मेरा फैंटेसी से कुछ ज़्यादा अभी लेना देना है नहीं, मेरे लगभग 5 to 10% इनकम होती है यहाँ से। और बाकी जो मेरे बिजनेसेस हैं वो दुबई में है, यहाँ पे प्रॉपर्टी के बहुत सारे बिजनेस हैं लगभग 3-4 स्टेट में, तो वो मैंने लगभग साइड में कर दिया, उधर से मेरा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है ही नहीं, तो मेरे को बिजनेस पे फोकस करना है, वहीं से मेरा पैसा आ रहा है सारा का सारा। तो ये फील्ड तो मैंने लगभग बस ये कि अभी एक चीज़ जहाँ से आपने ग्रोथ करी है उसको एकदम से छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल बिल्कुल तो वाली चीज़ है, अदरवाइज मेरा जो बिजनेस है वो अलग ही है। कई बार ऐसा होता होगा कि आप जो टीम देते हैं वो बहुत गंदी मतलब निकलती है, जैसे आपने प्लेयर चूज किए वो अच्छा परफॉर्म नहीं किए, तो इस पर कभी ऐसा हुआ है कि आपकी वीडियो के नीचे बाद में बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ गए हों? यार नेगेटिव कमेंट्स तो ऑब्वियस सी बात है, एक बंदा एक उम्मीद लेके आ रहा है और पैसा भी खर्च कर रहा है, फिर पैसा उसमें भी खर्च कर रहा है, आपने बोला कि ये होगा, ये हो सकता है, इसके चांसेस हैं, पिच ऐसी है, उसके हिसाब से रन बनने चाहिए। अब नहीं बने तो भाई उसको तो गुस्सा आएगा ना, गुस्सा कहाँ निकालेगा यार, इसने मेरे को एडवाइस किया था, सही बात है, तो वो तो एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, वो तो होता ही है। आप अच्छा कर रहे हो, आपके रिजल्ट अच्छा जा रहा है तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। खराब जा रहा है तो आपको बुरा भी बोलते हैं, वो ह्यूमन नेचर है। अच्छा, कई बार ऐसा होता होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने विराट कोहली को अपनी टीम में सेलेक्ट नहीं किया, बट विराट कोहली के बहुत ज़्यादा चाहने वाले लोग हैं, तो कभी उन्होंने बोला ऐसा नहीं हुआ होगा कि भाई उन्होंने बोला कि इस तरह से कि आप विराट कोहली को हल्के में ले रहे हो या रोहित शर्मा को हल्के में ले रहे हो, कभी ऐसा कुछ हुआ है? ये बहुत होता है। अभी मान लो मेरे को लग रहा है कि आज विराट कोहली नहीं चलेगा, जब मैं नहीं लूंगा तो लोग बोलेंगे कि ये चूतिया है, इसको कुछ आता ही नहीं है, विराट कोहली को ड्रॉप कर रहा है। बट वो जब तक होता है जब तक कि विराट कोहली की बैटिंग ना आए। अगर विराट कोहली जल्दी आउट हो गया तो जितना उनको मैं बेवकूफ़ लग रहा था उतनी ही ज़्यादा फिर वो तारीफ में आ जाता है, यार इसको तो पहले ही पता था कि विराट कोहली फ्लॉप होगा, तो वो चीज़ होती है। जैसे अभी हाल ही में इंडिया पाकिस्तान का मैच गया, उसमें एक ये होता है कि भाई एज ए इंडियन हम सबको ये होता है कि भाई आज तो हमें जीतना ही है, बट जो ड्रीम इलेवन में हम टीम सेलेक्ट करते हैं उसमें तो दोनों प्लेयर्स लेने होते हैं, तो कई बार हमें अपने इंपॉर्टेंट प्लेयर भी छोड़ने पड़ते हैं क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है। ऐसा ऐसा कभी फेस किया है इस चीज़? बहुत होता है, खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान के मैच में अगर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान मैच जीत सकती है तब भी आप पाकिस्तान के फेवर में टीम नहीं बना सकते, और अगर आप मुस्लिम हो तो आप बिल्कुल नहीं बना हाँ सकते। हाँ, वही बात मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि जहां आपने उनको फेवर किया तो लोग ये आपके बारे में सोचने लगते हैं कि ये चूंकि मुस्लिम है इसलिए पाकिस्तान के फेवर में टीम बना रहा है। हालांकि जब आप बना रहे होते तो आपको नहीं देखते कि आप कौन सी टीम जीतेगी कौन सी हारेगी, और किसके हारने जीतने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे होते हो कि मेरा किस में प्रॉफिट होगा, बट वो फेस करना पड़ता है। हाँ, रिसेंट में मैंने अभी देखा कि एक मेरे फेसबुक पर था, वो लड़का बाबर का बहुत मतलब जो हेटर्स होते हैं वो बाबर की अक्सर ऐसे पोस्ट डालता रहता था उल्टी सीधी, तो उसने किसी दिन विन किया, इंडिया पाकिस्तान का मैच था उसमें थोड़ा विन किया, उसने अपनी वो टीम शेयर कर रखी थी, तो उसमें बाबर को उसने कैप्टन बनाया हुआ था और विराट कोहली को कैप्टन नहीं बना रखा था उसने, जबकि वो विराट कोहली को वो बहुत अच्छे से अपने फेसबुक पर लिखता था, बट ऐसा था नहीं।
नहीं, ये होता है अभी फैंटेसी में। क्या होता है, जो लोग पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं बट वो भी बाबर आजम कैप्टन बनाते हैं क्योंकि उनको पता है कि इस बंदे के चलने के चांसेस ज़्यादा हैं। वो बंदा अपने बारे में सोचता है, उसको नहीं फर्क पड़ता कौन जीतेगा कौन हारेगा। या भाई आप जैसे रिसर्च करते हैं या डाटा कलेक्ट करते हैं किसी भी टीम, तो ये क्या प्रोसेस होता है, और या ये सिर्फ आप ही करते हैं या फिर इसमें आपकी कोई टीम है जो आपकी हेल्प करती है इसमें? देखो, मैं अकेला नहीं कर सकता इतना काम। अभी आप ऑफिस में बैठे हो, बाहर कितनी सारी चेयर लगी हुई है, वो सारी टीम की चेयर है। अच्छा अच्छा। टीम बैठ के पूरा काम करती है, तो फिर उसके बाद फिर एनालाइज करते हैं। बहुत सारा बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तब जाके एक प्रिडिक्शन होता है कि हाँ ये पास्ट रहा है तो फ्यूचर ये हो सकता है। ऐसा नहीं कि तुक्का हो गया या फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को फ्यूचर पता है, कुछ नहीं पता होता। आप पास्ट को देख करके अंदाज़ा लगाते हो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। अच्छा यह भाई, अगर आप फैंटेसी गुरु नहीं होते तो क्या होते हैं इसके अलावा? फॉर एग्जांपल 1 मिनट के लिए सोच लीजिए कि आप ये फील्ड जन्मा ही नहीं है, तो कुछ ऐसा था जैसे आपने अभी पढ़ाई मास कम्युनिकेशन से कर रहे हैं ना शायद? नहीं, मैंने बेसिकली टीचिंग का डिप्लोमा भी किया हुआ है एज ए टीचर। मैंने कुछ दिन पढ़ाया भी है, लेकिन जो मेरा इंटरेस्ट रहा है हमेशा से वो रहा है कि मेरे को कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ ना कुछ बिजनेस में। लाइक आपको होता है ना कि मैं जॉब नहीं कर सकता, मैं 8 घंटे बैठ के मैं बॉस की हाँ में हाँ नहीं कर सकता। वो मेरा सीन रहा है बचपन से ही, पता नहीं क्यों। बस ये रहा है कुछ अपना, कुछ अलग, कुछ क्रिएटिव चीज़ें लेके आऊँ, तो वही था। और ये नहीं करता तो कुछ और क्रिएटिव करता। तो भाई थोड़ा अपनी लग्जरी लाइफ के बारे में बताएंगे कि मतलब आपके पास कार कलेक्शन क्या है, और जो दुबई में कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, या फिर हमने सुना है कि राजस्थान में भी कुछ आपकी प्रॉपर्टीज़ है, हरियाणा में तो खैर है ही है। तो इसके बारे में थोड़ा हम बताएंगे। अच्छी खासी यार, अब सब एक्सप्लेन नहीं कर सकता। गाड़ियाँ हैं, 6-7 गाड़ियाँ हैं, दुबई में भी हैं। और दुबई में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, दिल्ली में, यूपी में, राजस्थान, हरियाणा। अब एक एक करके मेरे को भी नहीं याद है कि कौन सी कहाँ पे है। कभी ऐसा हुआ है कि भाई आपका मन क्या हो बहुत ज़्यादा कि यार ऐसे ही आप पास बाई कर रहे हो और फिर सोचा हो कि यार ये गाड़ी तो अच्छी है, इसे ही ले लेते हैं? कभी क्या है कि पहले से कोई मन नहीं था और खरीद ली फिर? हाँ, जनरली ऐसा कई बार होता है। आपको बहुत कोई चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि जब आपके पास पैसा होता है ना, तो आप ये नहीं सोचते कि चीज़ महंगी है या सस्ती है। बस पसंद आती है तो आप खरीद लेते हो। और आई थिंक जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं भी ये सोचता था कि ऐसा कौन खरीद सकता है यार। बंदा पैसा दे रहा है, लाख 50 करोड़ जितना भी उसकी वैल्यू है, तो ऐसा तो कोई डिसीजन नहीं ले सकता कि आप पसंद आई तो ले ली। जब पैसा आ जाता है तो आप नहीं सोचते कि मेरे को लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, पसंद आई ठीक है। तो साथियों, आपने देखा यह इब्राहिम के साथ हमने बातें की हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ और बातें पूछी जानी चाहिए थी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कभी दोबारा मौका मिलेगा तो याह्या भाई के सामने उन बातों को रखा जाएगा, और ऐसे ही किसी एक अलग पॉडकास्ट में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।